नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है अणुचुम्बकीय पदार्थ, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ, लौहचुम्बकीय पदार्थ और प्रतिलौहचुम्बकीय पदार्थ, फैरचुम्बकीय पदार्थ, ये सब है ना। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं और आप इनके जस्ट पीछे वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। और ये नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल टॉपिक है। तो सीधा हम लोग चलते हैं अणुचुम्बकीय पदार्थ। आप देखोगे हमारे आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व है, तो कुछ कुछ तत्व है जो कि अणुचुम्बकीय है, कुछ प्रतिचुम्बकीय है, कुछ लौहचुम्बकीय है। तो ये सब आपको क्लियर करवाते हम लोग निकलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना जरूरी है, चुम्बकीय आघूर्ण क्या है। ये 10वीं 9वीं 10वीं में होगा शायद, है ना, या तो 11वीं में चुम्बकीय आघूर्ण, है ना। ये फिजिक्स में भी आता है। तो किसी चुंबक का चुम्बकीय आघूर्ण वह राशि है, किसी चुंबक का चुम्बकीय आघूर्ण या किसी पदार्थ के भी कह सकते हैं। तो किसी चुंबक का चुम्बकीय आघूर्ण वह राशि है जो यह बताती है कि उस चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह कितना बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। अब इसको समझने के लिए एक चीज़ समझिए, जैसे कि ये सूर्य है, क्या है, सूर्य, और इसके चारों ओर क्या चक्कर लगा रही है, ग्रह, है ना। उसी तरह जैसे कि परमाणु है, परमाणु में चारों इलेक्ट्रॉन, परमाणु में चारों इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन और ये परमाणु के बीच क्या होता है, आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण होता है। उसी तरह ये जो ग्रह है और सूर्य है उसके बीच क्या होता है, ग्रह आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण। कितना बल आघूर्ण लगा रहा है, घूर्णन जी, घूर्णन मतलब घूमना, ठीक है ना। और उसके ऊपर कितना बल लग रहा है कि ओपनर खींच रहा है कि प्रतिकर्षित कर रहा है, ये बल आघूर्ण है उसके लिए, ठीक है। तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है जो बताती है कि उस चुंबक की किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, उस चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पर वह कितना बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। मान लीजिए कोई चुंबक है ना, ये इस चुंबक को हम लोग किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, है ना, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, है ना। तो वो कितना बल आघूर्ण लगाएगा, वही उसके क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ, है ना, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण बार में बीच बीच में आएगा, है कि नहीं। चलिए अब हमारा पॉइंट में चलते हैं, अणुचुम्बकीय पदार्थ, है ना। तो देखिए, ठोसों का जो चुंबकीय गुण है, उस ठोसों के चुंबकीय गुण के अंतर्गत हमको पढ़ना है कि 5 पदार्थ है, पदार्थ में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं हमारे विश्व में, या कह सकते हैं ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है ना, तत्व है, ये सब, उनमें 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अब 5 प्रकार के चुंबकीय गुण क्या क्या है। एक तो अणुचुम्बकीय है, कोई भी तत्व लेता हूँ, कोई भी यौगिक लेता हूँ, वो अणुचुम्बकीय है कि प्रतिचुम्बकीय, ये कब पता चलेगा, आगे मैं बताऊंगा, है ना। प्रतिचुम्बकीय, लौहचुम्बकीय, प्रतिलौहचुम्बकीय और फेरीचुम्बकीय, ये सब आपको समझना है। तो धीरे धीरे समझिएगा कि अणुचुम्बकीय क्या है। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अणुचुम्बकीय। अणुचुम्बकीय तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ये हमारे पास एक पदार्थ है और ये आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है ना, क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से, देखिए किसी भी चीज़ को पकड़ो, दो चीज़ है, एक प्रबल रूप से आकर्षित होगा और एक दुर्बल रूप से होगा। दुर्बल रूप से मतलब उतनी ज़्यादा आकर्षण की क्षमता नहीं होगी और उसको निकालने पर उतना ज़्यादा बल नहीं लगाएगा, ठीक है। अगर वो एकदम प्रबलता से जुड़ता है, उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अणुचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ है जो कि किसी चुंबक से फट से चिपक जाता है, कुछ देरी से चिपकता है, देरी से नहीं मतलब कहा जाए एकदम अ, तीव्र गति से नहीं पहुंच पाती है, धीरे से पहुंचती है, या तो पहुंचने के बाद वो ना ठीक से चिपक भी नहीं पाती है ना। तो वो क्या है, अणुचुम्बकीय पदार्थ है। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अणुचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा इस गुण को अणुचुम्बकत्व कहते हैं। यहाँ पर दो परिभाषा बन जाता है, अणुचुम्बकत्व क्या है करके, है ना। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, अणुचुम्बकत्व कहेंगे। अब इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण इन पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों में, देखिए परमाणु के बारे में बात करूंगा कई बार मैं अणु के बारे में, कई बार आयन के बारे में, ठीक है। तो परमाणु बोलूंगा तो जैसे कि Cu है, ये किसका है, कापर का परमाणु है। Cu आ जाए O2 है, O2 लिखा हूँ तो ये O2 का क्या है, अपना अणु है ना। और आयन की बात करूँगा तो Cu
2+ ऐसे लिखा है तो ये इसका आयन है कि नहीं। ओके, तो ये परमाणु, अणु या आयन कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका कारण इन पदार्थों के, इसका जैसे कि अणुचुंबकत्व बोल रहा हूँ ना, ये क्यों अणुचुंबकत्व होता है, इसका कारण मुख्य यह है कि इन पदार्थों के जो परमाणु है ना, उस परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, ये 11वीं में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखे होंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भरना भी सीखे होंगे, ठीक है। S, P, D, F ये ब्लॉक्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है, पता है आपको, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि कापर है, कापर का परमाणु क्रमांक 29 है, 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, 4s2, तो 6 4 10 2 12 6 18 19 20 और 20 कितना हुआ, 6 4 10 हो गया, 10 2 12 12 6 18 19 20 और 20 और 9 आपका हो गया 29 कापर का, ठीक है। अब ये देखेंगे तो 3D होता है, 3D 9 है, लेकिन आप लोग कुछ नियम समझते होंगे कि ये 3D है, उसको डी ब्लॉक है, डी कक्षक है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, 10 की और यहाँ पर कितना है 9, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4s1 और ये हो जाएगा 3D 10, है ना। तो 4s इस ब्लॉक में देखें तो इस ब्लॉक में एक क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यही आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन में कैसे देखेंगे, देखिए मान जाए मैं केवल ऑक्सीजन बस को देख रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु का, तो 1s2 2s2 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है ना। तो 1s2 2s2 2p4 4 4 8 हो गया, 2 2 यहाँ पर 1 2 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 हो गया और चारों बचा, तो 1 2 3 और ये हो गया आपका चौथा, है ना। तो यहाँ पर किसका 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है ना, ठीक है, वो क्या है आपका अणुचुंबकीय पदार्थ है। हाँ, लेकिन हर कोई अणुचुंबकीय पदार्थ नहीं है ना, कुछ आगे बताऊंगा कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं करके, ठीक है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा हो वो, है ना। अब इसको एक चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि मैं ये वाला कैसे लिखता हूँ, ये देखो ऐसे भरने का तरीका ये है, ये सीधा वाला, ये उल्टा वाला, ठीक है। पहले 1 2 3 ऐसे सीधा भरेंगे, उसका चौथा 5वां 6वां ऐसे भरते हैं, भरने का तरीका भी पता है ना आपको, ठीक है। ऐसे ये पहला दूसरा, पहले 1 2 3 ऐसे भरते हैं सीधा, उसके बाद 4 5 6 ऐसे भरते हैं, ठीक है। तो ये चक्रण के आधार पर होता है, ये चक्रण आप 11वीं पढ़े होंगे, ठीक है, ये कैसे एक दूसरे के से कैसे जुड़े होते हैं, है ना। चलिए, और नहीं पता कमेंट कर सकते हैं चक्रण चुंबकीय घूर्णन क्या है करके, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको अणुचुंबकीय पदार्थ है। अब इसमें उदाहरण दे दीजिए एक आध, है ना, जैसे कि अपने पास है Mn है, मैग्नीज है ना, VO2 है, अणु में देखेंगे तो परमाणु में तो Mg देख लिए, ठीक है, Fe3 है, आयरन है 3+ और Cu2+, ये सब क्या है, उदाहरण है अणुचुंबकीय पदार्थ के, है ना। चलिए अब आगे आगे हम लोग चलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी और कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कि वे पदार्थ जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के एक पदार्थ है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, देखिए वो आकर्षित होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इसका यहाँ गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है, ये भी क्लियर हो गया आपको, है ना। सीधा बात इसका उल्टा कह लेना, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी ये अपने पास कोई पदार्थ है, ये आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इसके और क्या करता है, प्रतिकर्षित होता है ना, क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, दुर्बल रूप से ना, लेकिन क्या होता है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा ये दुर्बल रूप से लिखना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो प्रबल रूप से भी प्रतिचुंबकीय होते हैं और प्रबल रूप से भी प्रतिकर्षित होते हैं और प्रबल रूप से आकर्षित भी होते हैं, हाँ। तो प्रतिचुंबकत्व कहलाते हैं। इन पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, देखिए उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको अयुग्मित बताया था, बस यही फर्क है कि इसमें क्या होता है, युग्मित होता है। युग्मित मतलब क्या होता है, ये युग्मित है, अगर ऐसा कलर रहेगा तो ये अयुग्मित है ना। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये देखिए, ये क्या है, युग्मित है, क्या है, युग्मित। मैंने क्या बोला कि इन पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, ये युग्मित हो गया, हमारे युग्मित बना दिया, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र मैं बताना भूल गया, ठीक है, उसका सूत्र के लिए होता है म्यू n+2, ऐसा,
ठीक है। ये चुंबकीय घूर्णन सूत्र है। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर आप लोग जितने जिसका इसका निकालना है मान जाए ऑक्सीजन का, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है उतना मान को एन में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। ठीक है, ये निकल जाएगा आपको चुंबकीय घूर्णन। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब क्या बोला मैंने कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय घूर्णन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। अब प्रभाव को निरस्त कर दिया मतलब आकर्षित तो होगा ही नहीं, केवल क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक आध का बता देता हूँ आपको, जैसे कि Zn जिंक का, वैसे जिंक +2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 30 है। 30 क्या निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये हो गया 10 2 12 6 18 2 20 20 6 26 27 28 29 30 30 हो गया ना। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, 3D की, है ना। 3D की बात करता हूँ तो 10 लाना, 1 2 3 4 5, है ना। और डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 10, 5 6 7 8 9 10, पूरा पूरा भरा हुआ है, मतलब ये क्या है, युग्मित है। उसी तरह हम आ जाए 3p देखेंगे तो 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। 4s को देखेंगे तो 4s में क्या है, 1 2, सभी तो भरा हुआ है, मतलब सभी क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बोलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ में। चलिए अब लाइन वाला कॉपी आ गया, है ना। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी ओर बहुत प्रबलता से आकर्षित होते हैं। देखिए मैंने बताया था ना आपको दुर्बल और प्रबलता का खेल। तो वे पदार्थ जो जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र पर, ये पदार्थ है एक, इसको हम लोग कौन से क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वहाँ बहुत प्रबलता से क्या होते हैं, इसकी ओर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन, लोहा भी देखे होंगे आप लोग, है नहीं, कोबाल्ट है, लोहा है, ये सब, है ना। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी ओर बहुत प्रबलता से आकर्षित होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, कहते हैं। तथा पदार्थ के उस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना। तो इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से समझिए पहले, है ना। मैंने परिभाषा बता दिया, लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना। अब इसमें थोड़ा सा तरीका समझना, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी स्थायी चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति ना, तब भी वो क्या करेगा, जैसे कि ये क्या बोला मैं, ये पदार्थ है, इसको किसी क्षेत्र में रख दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, तो वो क्या होगा, आकर्षित होगा, जिससे हमको पता चल जाएगा। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है ना, तो ये अपना स्थायित्व चुंबकीय गुण दर्शाता है, मतलब इसमें है, इसके अंदर में चुंबकीय गुण। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ये भी पता है आपको। तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी स्थायी चुंबकीय गुण दर्शाता है। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा मतलब वो केवल अनुचुंबकीय ही नहीं होगा, है कि नहीं, वो लौह चुंबकीय भी हो सकता है। लेकिन तरीका ये है, क्या होगा देखिए, कि इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी, ये पदार्थ है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी स्थायी चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ये तो क्लियर हो गया। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाते हैं, है ना। ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ के आयन, ठोस अवस्था में ना, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था, यहाँ पर एक परिभाषा बनेगा, डोमेन क्या है, डोमेन क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ के आयन छोटे खंडों के रूप में एक साथ समूह बना लेते हैं। उसका जो क्या है, ठोस अवस्था की जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, उसका जो आयन है, आयन, परमाणु अणु नहीं बोल रहा हूँ, आयन है, वो छोटे छोटे खंडों के रूप में एक साथ समूह बना लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं, डोमेन, है ना। और ये जो डोमेन है, यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन तो मैंने बता दिया कि क्या है, कि ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ है ना, वो पदार्थ के आयन छोटे खंडों में क्या अपने एक साथ क्या आते हैं, समूह बनाते हैं, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है ना, इसमें जो आयन है वो छोटे छोटे खंड है, वो एक साथ क्या बोलते हैं, समूह बना लेते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। अभी डोमेन का क्या कार्य है ना। जब पदार्थ को, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जब पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यहाँ पर मैं जल्दी लिख रहा हूँ, जब जब पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, रखा जाता है, या रखने पर, पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
जो सभी डोमेन हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो सुनाई तो दे रहा होगा क्या, कि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, इसलिए तो आकर्षित होते हैं प्रबलता से। तो पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और इसको अच्छा लिख देता हूँ ना, प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये डोमेन का कार्य यही है ना, कि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है ना, तो सभी डोमेन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाती है और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी कारण वो फटाक से चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें भी यहाँ पर आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आपको बताया था मैंने। ठीक, चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सिंपल समझिएगा कि जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होता है, संरेखित मतलब व्यवस्थित, है ना। तो जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा आयरन के बारे में। आयरन, ये Fe2O3, इसके बारे में बात करें। इसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, मान लिया जाए। तो आयरन क्या है अपने पास, आयरन परमाणु क्रमांक, अच्छा इसको पहले देखें तो एक आयरन क्या आता है, +3 वाले हैं, +3 संयोजकता प्रदर्शित करता है ना, ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है ना, Fe2 लिखा है ना। तो एक आयरन है वो +3 वाला है, तो दूसरा आयरन भी क्या है, +3, मतलब कितना हो जाएगा, +6। उसी तरह एक ऑक्सीजन क्या है, -2 है, दूसरा ऑक्सीजन क्या रहेगा, -2 है, और तीसरा ऑक्सीजन क्या रहेगा, -2 रहेगा। अच्छा एक चीज़ और पता होना चाहिए आपको कि Fe है वो +2 ही प्रदर्शित करता है, यही पता है ना आपको, +2 करता है, मैं लेकिन अभी मैं +3 बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो +3 ये क्लियर हो गया, तो +6 है, और ये हो जाएगा O3 ना, 3 ऑक्सीजन है ना, तो 1 2 3 ये भी हो जाएगा -6 है। तो इस प्रकार से क्या बनता है, यौगिक बनता है। ये तो आप लोग बचपन से जानते हो, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझना, कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मान लो जाए आयरन के पास। मैं अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के नहीं दिखाऊंगा आपको, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो मैंने आपको शुरू अनुचुंबकीय में निकाल के दिखाया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या निकलेगा इसका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो चलो इसके पास मान जाए, ये मान लो जाए ना, अब मुझे पता नहीं कि कितना निकलेगा, आप निकाल के देख लेना। ठीक है, तो ये मान जाए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, उसी तरह मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ, तो उसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। ठीक है, तो मैं इसका ऐसा बनाता हूँ, है ना, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब इस तरफ को छोड़ो, एक जाने का है, दूसरे जाने का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको छोड़ो। जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बराबर संख्या में 3 मान लो जाए, मैं उदाहरण बस दे रहा हूँ ना, अब कितना इसका आएगा उसको आप निकाल के देखना। ठीक है, कि 3 ये 3 मान लो जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मैं यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, मान जाए मैं 6 डब्बा बनाया था यहाँ पर, 3 4 1 2 3 4 5 6 डब्बा। 6 डब्बा तो किसी के नहीं होता, पता है ना आपको, ये मत समझना कि वो किसी की कक्षा का डब्बा है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनों के लिए बना रहा हूँ। तो जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखते हैं, 1 2 और ये 3, है ना। तो जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, विपरीत दिशा मतलब ये देखिए, इसका चक्रण क्या है, चक्रण समझाया था मैंने आपको, ये विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये इसके साथ है वो, ये ऐसा रहेगा, है ना, और इसके साथ है वो क्या रहेगा, ऐसा, इसके साथ ये ऐसा।
ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, ये देखिए विपरीत दिशा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं तो उनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण क्यों निरस्त करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन दोनों का मतलब दोनों बराबर का दावेदार है ना, तो दोनों जने अगर बराबर है तो क्या है, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो उनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इनकी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होती है। क्यों, मैंने शुरू में भी बताया था आपको, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होते हैं, निरस्त हो जाते हैं और इसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका 4 होता, इस तरफ वाले का, इस तरफ वाले का 2 होता तो उस समय नहीं होता जी, ठीक है। 4 वाला ज़्यादा प्रबल रहते हैं तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान रहता, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आगे हम इसको ध्यान दे लेना आप लोग, Fe2O3 का दे देना, या तो MnO2 का, है ना, या तो NiO का, और बहुत सारे है FeO। ऐसे तो ये थोड़ा सा नहीं देते हैं कई बार ना FeO का, क्योंकि इसको Fe2O3 दे दिए तो, लेकिन होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब लास्ट हम लोग चलते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। ये सबसे सरल है। कैसे, कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का असमान संख्या, देखिए वहाँ पर मैंने क्या बोला था ऊपर में प्रतिलोह चुंबकीय में, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या, और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, असमान संख्या। वहाँ पर समान संख्या में, बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते थे। अब ये क्या होता है, असमान संख्या। अब यहाँ पर देखिए, मान लो जाए मेरे पास Fe3O4 के बारे में बात करता हूँ, है ना, या तो हाँ कुछ भी बात करते हैं MgFe2O4 क्या, है ना। तो ये हमारे +3 वाले में बात करते हैं, तो 3 थी, 3 3 6 3 3 9 और ये 4 है क्या, 1 2 3 4 2 चौक 8। इस समय देखिए थोड़ा से, है ना, यदि दो दो में बात करेंगे तो भी नहीं चले, 2 2 2 2 तो कितना हो गया, 6, ये भी चलेगा। +2 ऑक्सीकरण में और +3 में, दोनों में निकाल के दिखा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो इस जगह क्या होगा आपके पास, जो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो असमान होगा, है ना। तो देखिए जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मान लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे पास 1 2 3 4 यहाँ पर से, है ना, ठीक है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान, अच्छा एक चीज़ आपके दिमाग में लग जाएगा, देखो थोड़ा से, ये दोनों से क्या है, युग्मित मत समझना है, यहाँ से ये अलग अलग बनाया हूँ मैंने, यहाँ पर डालता तब युग्मित होता है, ठीक है। तो ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, सब अयुग्मित है, ठीक है ना। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या विपरीत दिशा में, देखिए ये ऊपर की ओर बनाया मैंने यहाँ पर, और असमान बना दिया ना मैंने, यहाँ पर 4 इधर बना दिया तो 1 इधर बना दिया, देखो 1 को मैंने इधर नीचे की ओर बना दिया, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होती है, विपरीत दिशा में क्या होती है, संरेखित होती है, किंतु परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होती है। अब ये आप समझोगे, उसमें क्या बोला मैंने कि प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। अब इसमें भी तो विपरीत दिशा में हो रही है, उसमें भी विपरीत दिशा में हुई, विपरीत दिशा में संरेखित हुई, इसमें भी विपरीत दिशा में संरेखित हो रही है, लेकिन उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान मैंने 0 बताया, इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बस यही सिचुएशन है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 विपरीत दिशा में थे, लेकिन इसके पास देखो 1 2 3 4 4 इस दिशा में, तो एक क्या है, एक दिशा में, भले ही ये क्या है, विपरीत दिशा में, ये और ये देखें तो ये इस दिशा में, ये दिशा में, लेकिन जो सीधा दिशा वाले की संख्या क्या है, 1 2 3 4 ज़्यादा है, और विपरीत दिशा की संख्या क्या है, 1, उसमें दोनों की संख्या क्या थी, बराबर थी, इसलिए क्या था, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या था, 0 था। लेकिन इसमें चुंबकीय आघूर्ण का 0 नहीं होगा, क्लियर है। ऐसे पदार्थ को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक। तो आप ऐसे उदाहरण डाल देना, एक आध Fe2O4 है, या तो MgFe2O4, ये कंप्लीट है आपका, ठीक है। तो कल से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अध्याय, और इस अध्याय में इस टॉपिक के पीछे ना एक बैंड सिद्धांत है, बैंड सिद्धांत, जिसको मैं हो सके तो आपको स्कूल में ही समझाऊंगा, है ना। तो थैंक यू, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।